चलो बेटा इसमें शुरू कर लेते हैं। ये है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पर हम बात कर रहे थे कि भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण उनमें क्या-क्या अंतर हो सकता है। ठीक है ना? तो इसमें देखेंगे पहला जो यहाँ पर देखेंगे तो पहला पॉइंट है प्रकृति। इनका जो नेचर है वो किस प्रकार से हो सकता है ना? इनकी प्रकृति पर बात कर लेते हैं कि जो भौतिक अधिशोषण है उसकी प्रकृति कैसी है और रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी है। दो प्रकार के अधिशोषण है हमारे पास, एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषण के दो प्रकार, ठीक है ना? हमने इस चैप्टर में देखा था पृष्ठ रसायन में तीन प्रकार के ये हुआ करते हैं ना, एक तो शोषण होता है, दूसरा अधिशोषण होता है और एक अवशोषण होता है, ठीक है ना? अधिशोषण और कल पूछ भी रहा था अभिषेक, तो उसको बोलते हैं बेटा सॉर्प्शन। सॉर्प्शन है ना, शोषण को कहा जाता है सॉर्प्शन, अंग्रेजी में कहते हैं सॉर्प्शन, शोषण, ठीक है ना? शोषण को कहते हैं सॉर्प्शन। मुझे याद नहीं आ रहा था सॉर्प्शन, ये है सॉर्प्शन, है ना? शोषण, जिसमें क्या होगा, अधिशोषण और क्या होगा, अवशोषण दोनों होते हैं, तो उसको बोलते हैं शोषण, ठीक है ना? चलो अब प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो अधिशोषण के दो पार्ट थे, एक था भौतिक अधिशोषण, एक था रासायनिक अधिशोषण। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी नेचर होगा, इसकी प्रकृति होगी, इसमें क्या होता है कि जो अधिशोषक हो गया और अधिशोष्य है, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के मध्य क्या होता है, वांडर वाल बल होता है। कौन सा बल होता है, वांडर वाल बल। इनके नेचर है, प्रकृति ये है, इनमें क्या होगा, वांडर वाल बल होगा, जो दुर्बल होता है। कैसा होता है, दुर्बल होता है, ठीक है ना? अधिशोषक और अधिशोष्य, ठीक है ना? अधिशोषक और अधिशोष्य में क्या होगा, दुर्बल वांडर वाल बल जो शोषित होने वाला है, अधिशोष्य, ठीक है ना? अधिशोषक जो शोषित करने वाला है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो जो अधिशोष्य है और अधिशोषक है, इनके मध्य क्या होगा, रासायनिक क्रिया बंद होते हैं, है ना? यानी कि इसमें हम कह सकते हैं प्रबल बंद होते हैं, ठीक है ना? रासायनिक बंद होता है। यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि इनके मध्य क्या होगा, रासायनिक बंद होंगे, इनके मध्य रासायनिक अधिशोषण। यहाँ पर तो वांडरवाल बल जो दुर्बल होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये प्रबल होते हैं, ये थोड़ा ताकतवर होता है, ठीक है ना? इसमें एक ही चीज आ रहा था, विशिष्टता। विशिष्टता क्या होती होगी, तो ये कहता है कि इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। इसकी प्रकृति कैसे नहीं होती, विशिष्ट नहीं होती। अविशिष्ट से क्या मतलब हुआ, है ना? विशिष्ट प्रकृति से क्या मतलब हुआ, तो इसकी विशिष्ट प्रकृति से मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने H2 लिया, हाइड्रोजन गैस ली। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, आयरन पर भी अवशोषित हो सकती है, ठीक है ना? ये किस पर हो सकती है, आयरन पर भी अवशोषित हो सकती है। हमने को मैग्नीज लिया, इस पर भी अवशोषित हो सकती है। यानी कि इसके लिए कोई विशिष्ट जगह नहीं कि ये इसी के साथ अवशोषित होंगी, ठीक है ना? इनके साथ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो गैस है वो विशिष्ट चीज के पर ही अवशोषित होंगी, या सॉरी अवशोषित नहीं, अधिशोषित होंगी, ठीक है ना? यहाँ पर विशिष्ट शब्द का मतलब यही है बेटा। देखो यदि हम इस लिंक को खोल के देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना? ये विशिष्ट शब्द के लिए उपयोग होगा। और ये कैसे होती है, ये विशिष्ट प्रकृति होती है। देखो ये यदि हम इसको देखेंगे तो ये कैसे प्रकृति होती है, ये विशिष्ट प्रकृति होती है, ठीक है ना? यानी कि जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, पैलाडियम द्वारा ही अवशोषित होगा, ऐसा नहीं कि किसी और के द्वारा अवशोषित होगा। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकृति होती है, यहाँ पर विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है। ये सभी पे कोई भी गैस किसी भी शोषक पर अवशोषित हो जाती है। कोई भी अधिशोष्य किसी भी अधिशोषक पर अवशोषित हो सकती है। ये इसलिए इसकी प्रकृति क्या नहीं है, विशिष्ट नहीं है। और यहाँ विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक गैस, स्पेसिफिक या स्पेसिफिक जो अधिशोष्य होगा वो स्पेसिफिक अधिशोषक पर ही अवशोषित होंगे। ये बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। होगी ना? अन्य बच्चों को क्लियर हुआ बेटा? ये है विशिष्ट
प्रकृति से मतलब, ठीक है ना? यहाँ पर देखेंगे उसके बाद उत्कर्मणीयता का मतलब है, ये कहता है कि यहाँ उत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल होती है। भौतिक अधिशोषण क्या हो सकता है? रिवर्सिबल। जैसे मान लीजिए हमने कहा लोहा है और इस लोहे पर पानी को अधिशोषित हो गया, पानी क्या हो गया? अधिशोषित हो गया इसमें, ठीक है ना? बाहर से आ गया, तो क्या हुआ? फिर ये क्या हो सकता है? ये उत्क्रमणीय भी हो सकता है, ये हट भी सकता है, फिर Fe अलग हो सकता है और भाप अलग हो सकता है। लेकिन ये उत्क्रमणीय ये क्या होती हैं? अनुत्क्रमणीय, ये रिवर्सिबल नहीं होती बेटा, ठीक है ना? यानी कि इसमें क्या होगा? ये अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी कि ये वापस नहीं आती, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट, ठीक है ना? ये रिवर्सिबल है। लेकिन इसमें क्या होता है? रिवर्सिबल नहीं होती, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो यानी कि जो ये क्या होगा? अधिशोषण एक बार हो गया तो फिर ये वापस नहीं हो पाएगा, है ना? तो ये क्या होती है? रासायनिक अधिशोषण में ये अनुत्क्रमणीय होती हैं और ये उत्क्रमणीय मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य क्या हुआ? कोई बता सकता है बेटा? कोई बता सकता है अधिशोष्य क्या है? सर वह द्रव या गैस है जो ठोस की सतह पर विक्षेपित होता है। बिल्कुल, यानी कि ये क्या होता है? किसी की सतह पर अवशोषित होने वाला पदार्थ, है ना? गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? ये कहता है कि अधिशोष्य माने जो, मान लीजिए हमने Fe लिया और पानी को इसमें बाहर सतह पर आया, तो पानी क्या है? अधिशोष्य है, ठीक है ना? तो ये क्या कहता है? देखो इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? जो ये प्रकृति अधिशोष्य है, पानी है या गैस है, ठीक है ना? तो ये कहता है कि देखो अधिशोषण की मात्रा गैस के द्रवीकरण की सुगमता से संबंधित है। द्रवीकरण का मतलब जो गैसें जितनी अधिक द्रवित हो जाती हैं, वो उतनी आसानी से क्या होती हैं? अधिशोषित हो जाती हैं। ये नियम है बेटा इसका, है ना? अधिशोषण का एक नियम मान लो, जो गैसें क्या होंगी? जितनी आसानी से, जितनी सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? उतनी अधिक क्या होती हैं? अधिशोषित होती हैं। ठीक है ना? ये समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए कोई गैस है, वो जल्दी से द्रवित हो जाती है, तो वो क्या होगी? अधिक सरलता से क्या होगा? उसका अधिशोषण हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए क्या है? ये कहता है कि इसलिए सरलता से द्रवित होने वाली गैसें हैं, जैसे अमोनिया है, NH3। NH3 को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलेंगे इसको NH3 को? इंद्रपाल, NH3 को क्या बोलेंगे बेटा? किसी और को मालूम है? NH3 को संदीप, संदीप बताओ बेटा। सौरभ, अमोनिया। बिल्कुल, इसका नाम क्या है बेटा? अमोनिया है। संदीप क्या नाम है बेटा इसका? NH3 का क्या नाम है? अमोनिया। 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 हाँ, और इंद्रपाल बताओ। अमोनिया सर। हाँ, NH3 को बोलते हैं बेटा अमोनिया, ठीक है ना? और ये CO2 है, जो CO2 है, ये देखो इसको क्या बोलते हैं? अरे CO2 क्या बोलते हैं? जो केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना? CO2 है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत जनरली है, अभी तो केमिस्ट्री की छोटी-छोटी चीजें हैं। CO2, NH3, ये देखो अमोनिया, अमोनिया गैस होती है ना? CO2 भी गैस होती है, ठीक है ना? और ये क्या होती है? देखो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या होती हैं? सरलता से द्रवित होने वाली गैसें। कैसी हैं? सरलता से द्रवित होने वाली गैस कौन कौन सी हैं? एक तो अमोनिया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आसानी से क्या होती हैं? द्रवित हो जाती है, ठीक है ना? तो इनको कहा जाता है बेटा, ये आसानी से द्रवित होती हैं। द्रवित होने का मतलब क्या होगा?
ये आसानी से क्या होंगे, अधिशोषित भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये शीघ्रता से भी क्या होता है, जल्दी से भी क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। ये द्रव भी जल्दी बन जाती है, तो अधिशोषण में भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अधिशोष्य की प्रकृति है। यदि अधिशोष्य क्या होगा, द्रवित होने वाला, आसानी से द्रवित होने वाला पदार्थ होगा, या गैस होगी या द्रव होगा, तो क्या होगा, आसानी से उसका अधिशोषण भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम दूसरे वाले इसमें देखते हैं, रासायनिक अधिशोषण में, ये कहता है कि केवल वही गैस अधिशोषित होंगी जो अधिशोषक के साथ रासायनिक यौगिक बनाती है। यहाँ सभी नहीं होंगे, इसीलिए तो स्पेसिफिक है। मान लीजिए हाइड्रोजन ने पैलाडियम के साथ अभिक्रिया की, तो तब ये अधिशोषित होंगे। यदि ये इससे क्रिया नहीं करेगा, तो ये अधिशोषित नहीं होंगे। रासायनिक अधिशोषण में ये है कि जैसे कोई जो शोषित गैस है, वो यदि क्या करेगी, रासायनिक यौगिक बनाती है उसके साथ, गैस के साथ क्या बनाएगा, वो पदार्थ रासायनिक यौगिक बनाएगा, तभी अधिशोषण होगा, अदरवाइज अधिशोषण नहीं होगा। क्लियर, ये बात हो गई, ठीक है। देखो बेटे, ये तो था अधिशोषक की प्रकृति, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हो गई या जल हो गया, है ना। इसका अधिशोषण की, इसकी प्रकृति कैसी, ठीक है। उसके बाद है अधिशोषण की परत की मोटाई, इनकी जो मोटाई है, जो परत होगी, वो किस प्रकार होगी, है ना। इसमें क्या होता है, बहुआण्विक सतह बनाती है। बहुआण्विक सतह माने एक सतह ये बन गई, दूसरी सतह ये बन गई, बहुत सारे अणुओं की सतह बन सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगी, एक आणविक सतह बनेगी, केवल एक आणविक वाली। यहाँ पर क्या बनेगी, बहुआण्विक सतह बनेगी, जिसमें भौतिक अधिशोषण है, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो आप लोग, ठीक है ना। दूसरा देखो बेटा, इसमें दाब का प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। जो भौतिक अधिशोषण है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो रासायनिक अधिशोषण है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो भौतिक अधिशोषण है, देखो बेटा, यहाँ भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। जैसे हम दाब बढ़ाएंगे ना, जैसे मान सपोज हमने क्या किया, एक पदार्थ लिया और उसके चारों ओर क्या है, गैस है ऐसे, तो हमने क्या किया, इस पर दाब बढ़ाया, तो ये गैस के कण क्या होते हैं, इसके पास पास आ जाते हैं, ठीक है ना, इसके पास पास आ जाते हैं ऐसे। तो जितना हम दाब बढ़ाएंगे, अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको दाब के समानुपाती, यानी कि सिंपल एक चीज याद रखना है आपको, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, कहाँ, भौतिक अधिशोषण में, ठीक है ना। और यहाँ दाब बढ़ाने पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, कि आप सोचेंगे कि जैसे हमने दाब बढ़ाया और प्रभाव हो गया, जब तक वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा तब तक वो उससे क्या नहीं होगा, अधिशोषित हो भी नहीं पाएगा, है ना, रासायनिक यौगिक नहीं बनाता। तो यहाँ पर दाब का सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसमें पड़ता है, किसमें, भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में दाब का प्रभाव पड़ता है और इसमें नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो ताप का क्या प्रभाव होगा, देखो यहाँ पर अधिशोषण का मतलब हो गया उसकी सतह पर जमा हो जाना, ठीक है ना? लेकिन यदि ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, कम ताप पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि कम ताप पर यह तेजी से होता है, यानी कि कम ताप पर अधिशोषण तेजी से होगा, लेकिन उच्च ताप पर घटता है। यहाँ पर हम सिंपल कह सकते हैं, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण घटेगा, कौन सा वाला, भौतिक अधिशोषण, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये एक चीज याद रखना है, ये क्या होगा, घटेगा। भौतिक अधिशोषण घटेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण में वृद्धि होती है, क्योंकि हो सकता है, संभावना है कि वो क्या करें, वो रासायनिक यौगिक ज्यादा बनाए। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, रासायनिक यौगिक ज्यादा बनाएगा तो अधिशोषण में वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण में वृद्धि होगी। देखो बेटा, उसके बाद है
अधिशोषण ऊष्मा, यदि हम अधिशोषण ऊष्मा की बात करेंगे तो देखो इस ऊष्मा का मान, ठीक है ना, कम होता है, ठीक है ना। अधिशोषण ऊष्मा का मान क्या होगा, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल होगा। लेकिन यहाँ पर अधिशोषण का मान जो है क्या होगा, अधिशोषण ऊर्जा का मान उच्च होता है और ये 80 से लेकर के क्या होता है 240 किलो जूल तक होता है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें क्या होता है, अधिशोष्य और वह अधिशोषक के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं बनता। इसके मध्य क्या होगा, नहीं होगा, कोई रासायनिक बंध नहीं बनता है, कोई भी रासायनिक बंध नहीं बनता है इन दोनों के मध्य, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि इसकी ऊर्जा का मान कम होता है, क्योंकि इनमें रासायनिक बंध बनता नहीं तो इसलिए ऊर्जा कम होगी। ये देखो यहाँ पर संक्रियण ऊर्जा का मान तुलनात्मक क्या होता है, अधिक होता है। तुलनात्मक माने इसकी तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब है बेटा अधिशोषक का पृष्ठ का क्षेत्रफल। अधिशोषक जैसे हम कोई ठोस वस्तु कह रहे हैं, उसकी सतह पर होने वाली ये घटना है ना जो कौन सा अधिशोषण है, ठीक है। तो जो अधिशोषक है कोई ठोस है उसका पृष्ठ, यदि हम उसके पृष्ठ के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं कि अधिशोषक के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होगी ही बस। जितना पृष्ठ ज्यादा होगा उतना अधिशोषण ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये भी अधिशोषण है ना, क्योंकि मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि होती है। और यहाँ पर भी क्या होगा, यदि हम इसमें देखेंगे बेटा, इसमें भी क्या होगा, यहाँ भी अधिशोषक पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है, दोनों ही बढ़ते हैं, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों ही क्या होते हैं, पृष्ठ जो अशोषक है, यदि अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दोनों ही पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। देखो अब उसके बाद है अधिशोषक की का संक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना, एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। ये एब्जॉर्ब होता है, एक एडजॉर्ब होता है। तो एडजॉर्ब तो ये हम पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्ब जो है वो अवशोषण है। तीन प्रकार के हो गए, एक क्या हो गया, अधिशोषण, अधिशोषण, दूसरा हो गया अवशोषण और तीसरा हो गया शोषण, ठीक है ना। ये हो गया, इसको बोलते हैं एडजॉर्ब, ये क्या होगा, एडजॉर्ब, ठीक है ना, एडजॉर्शन, ठीक है ना। ये हो गया एब्जॉर्शन, ठीक है ना। और तीसरा वाला हो गया सोर्प्शन, सॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ये तीनों हो गए, तीन प्रकार। ये क्या होता है, पृष्ठ की सतह पर होता है। ये कहाँ होता है, उसके बल्क पर होता है ना। कहाँ पर होगा, बिल्कुल बल्क में होगा। और ये कहाँ होता है, उसकी सतह पर भी होता है, बल्क पर भी, दोनों जो शोषण होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो अब फिर हम दोबारा चलते हैं अधिशोषक। अधिशोषक कौन हुआ, जिसकी सतह पर कोई घटना हो रही है। अधिशोषक क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एफी लिया है ना, तो एफी क्या है, एक अपने आप में अधिशोषक है, ठीक है ना। इसकी सतह पर कोई आकर के चिपकने वाला है ना। तो ये देखो ये कहता है अधिशोषक का संक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो अधिशोषक क्या होगा, अधिशोषक की जो अधिशोषण क्षमता है बढ़ाने यदि हम इसकी अधिशोषण क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, देखो ये कहता है कि अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ाना, यदि हम इसकी अधिशोषण क्षमता बढ़ाएंगे तो कह सकते हैं अधिशोषण का संक्रियण कहलाता है। अधिशोषण का संक्रियण कहलाएगा अधिशोषक। इसका संक्रियण क्या कहलाएगा, जब हम इसकी अधिशोषण क्षमता बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और इसके लिए तीन मेथड्स हैं, तीन प्रकार से इसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी अधिशोषण की क्षमता बढ़ाई जा सकती है तीन प्रकार से, ठीक है ना। अधिशोषण की क्षमता इसके तीन प्रकार की से बढ़ाई जा सकती है। नंबर एक पहला है, ये देखेंगे कि जो धात्विक
अधिशोषण, धात्विक अधिशोषण को सक्रिय बनाने के लिए उनकी सतह को खुरदुरा या रफ बनाया जाता है। पहले क्या करना होगा कि इस जो ये मान लीजिए हमारे पास Fe है, तो इसकी ये मान लीजिए ये सतह है, प्लेन सतह है मान लीजिए ऐसे। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसको खुरदुरा बनाना पड़ेगा ऐसे। उससे अधिशोषण ज्यादा होता है। कैसे कैसे बढ़ाएंगे इसका अधिशोषण क्षमता, उसको खुरदुरा करेंगे पहले, है ना। इस Fe की यदि हमें क्या करना है, अधिशोषण क्षमता बढ़ानी है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, खुरदुरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको खुरदुरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये क्या कहता है, इसके लिए उसकी सतह को यांत्रिक विधि द्वारा अथवा किसी रासायनिक क्रिया द्वारा, ये तो यांत्रिक विधि से किया जा सकता है, इसको तोड़ तोड़ कर किनारे किनारे से तोड़ दिए, है ना, यांत्रिक विधि हो गई। ये कोई रासायनिक विधि होगी, उसके द्वारा भी हम इसको खुरदुरा बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको खुरदुरा बना सकते हैं। पहला तो इसका कारण ये है, उससे अधिशोषण क्षमता बढ़ेगी इसकी, ठीक है। और धातु के अति सूक्ष्म कणों की परत, है ना, जमा कर रफ बना दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे कण जोड़ करके भी बनाया जा सकता है। पहला मेथड तो ये हो गया। उसको खुरदुरा बनाने के दो तीन तरीका है, या तो हम यांत्रिक विधि द्वारा इसको तोड़े, ठीक है ना, या फिर रासायनिक क्रिया द्वारा, या छोटे छोटे कण इस पे चिपका दें, ठीक है ना, तब भी इसकी सतह क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, इसकी अधिशोषण क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना। मान लीजिए आप कहें कि किसी की अधिशोषण क्षमता हमने बढ़ानी, तो ये तरीका है, ठीक है ना, लोहे की हो किसी की। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या हो सकता है कि जो अधिशोषक को सक्रिय बनाने के लिए, जो अधिशोषक को सक्रिय बनाने के लिए उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट दिया जा सकता है, ठीक है ना, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अधिशोषण क्षमता बढ़ेगी। मान लीजिए इतना बड़ा पीस था हमारे पास, एक हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे मान लीजिए ये हमने इतना बड़ा पीस लिया और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे हमने एक दो पीस बना दिए, चार बना दिए, छह बना दिए, इस टाइप से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको तोड़ दिया इस टाइप से। अब क्या हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़े ऐसे हो गए। तब भी क्या होगा, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हमने कर दिए, उससे क्या होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, अवशोषण क्षमता बढ़ेगी। पहले स्थिति में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको खुरदुरा करना है। दूसरी स्थिति में कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, इसकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जिसके कारण क्या होगा, इसकी क्या बनेगी, अवशोषण क्षमता बढ़ेगी, अधिशोषण क्षमता, सॉरी, अवशोषण बार बार आ रहा है बेटा, इसको अधिशोषण कह ध्यान रखना है ना। ये अधिशोषण फ्लो में क्या आ रहा है, अवशोषण आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे अधिशोषण क्षमता, ठीक है ना। तो ये अधिशोषण क्षमता हो जाएगी, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा कौन सा तरीका हो सकता है कि कुछ अधिशोषकों की को सक्रिय बनाने के लिए उन्हें अति तप्त वाष्प, ठीक है ना, उन्हें क्या करेंगे, मान लीजिए हमने लिया इसको बहुत तेज वाष्प जो गर्म है, गर्म वाष्प में क्या करेंगे, अथवा निर्वात में उच्च ताप यानी कि 626 से लेकर के और 1273 केल्विन पर गर्म किया जाता है, ताकि उनकी सतह क्या होगी, उनकी सतह पर पहले से अधिक अवशोषित गैसें और वायु हट जाए। मान लीजिए वो कहता है कि इसको पहले हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्यों, क्यों गर्म करना है, कि इसमें जैसे मानो पहले ऑक्सीजन लगा हो, सपोज इसके सतह पर ऑक्सीजन लगा हो या हाइड्रोजन लगा हो, ठीक है ना, इसकी सतह पर। तो जब हम इसको पूरा गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा, इसमें जो पहले से लगी हुई ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो हट जाए, ठीक है ना। जैसे ये हटेंगी तो फिर क्या होगा, फिर नई गैसें जुड़ेंगी, तो उससे क्या होगा, उसकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। देखो ये कहता है कि चारकोल को सक्रिय बनाने के लिए इसे अति तप्त अति तप्त वाष्प में गर्म किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, अति तप्त वाष्प में गर्म करते हैं।
तो तब क्या हो जाता है, इसकी क्षमता, अधिशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो ये 3 तरीका थे बेटा, किसमें, शोषक की, जो अधिशोषक है उसकी, उसका जो हमने क्या करना है, एक्टिवेशन करना है। ठीक है ना? ये 3 तरीके थे। खुरदुरा करना, छोटे-छोटे टुकड़ों में करना, उसको बहुत तेज ताप तक गर्म करना। ये 3 हमारे पास तरीके थे कि अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ाने के। ठीक है ना? अब थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। देखो, ठोस, जो ठोस है, ठोस अधिशोषकों पर गैस का अधिशोषण। मान लीजिए एक सॉलिड है हमारे पास, ठोस है, और इस पर गैसों का अधिशोषण, इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना? तो ये कहता है कि देखो, जैसे धातु है, ठीक है ना? हमारे पास क्या है, धातु सतह है, पर या चारकोल है, या सिलिका जेल है। ठीक है ना? एक धातु की सतह हो सकती है, चारकोल हो सकता है, और सिलिका जेल है ना? पर गैसों का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण होता है। कौन सा अधिशोषण होता है इसमें? भौतिक अधिशोषण। लगभग क्या कह सकते हैं कि लगभग सभी ठोस क्या होंगे, ठोस पदार्थ जैसे क्या है, कुछ न कुछ अधिशोषण करते हैं। यानी कि जैसे मानो धातु की सतह है, कुछ न कुछ अधिशोषण होगा। ठीक है ना? माने कोई मान लीजिए कोई ठोस ले लिया हमने, इसमें हो सकता है हाइड्रोजन अधिशोषित हो रहे हो। तो ये इसका कहने का मतलब है कि जितने भी ठोस हैं, वो किसी न किसी प्रकार का अधिशोषण करते हैं। ठीक है ना? किसी न किसी प्रकार का क्या करते हैं, अधिशोषण करते हैं। ठीक है? और ये कहता है, देखो, यहाँ पर अधिशोषण की कंडीशंस क्या है कि जो चारकोल होता है, ठीक है ना, वो जहरीली जो गैसें होती हैं, उनका अधिशोषण करता है। जो क्या होंगी, जहरीली गैसें हैं, उनका अधिशोषण किसके द्वारा किया जाता है, चारकोल के द्वारा किया जाता है। ठीक है? मैंने जो जहरीली गैसें होती हैं, उनका, इसलिए जो मास्क भी बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, चारकोल के मास्क बनाए जाते हैं, है ना? जहां पर क्या होगा, मास्क इसलिए बनाए जाते हैं कि यदि कोई जहरीली गैसें हैं, तो मास्क में जो चारकोल है, वो उसको अवशोषित कर लेगा। ठीक है ना? और हमारे शरीर तक वो जहरीली गैसें नहीं पहुंचेगी। तो देखो, चारकोल क्या अवशोषित करता है, जहरीली गैसों का। ठीक है ना? दूसरा देखो, संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातुएं कौन कौन सी, कोई बताए बेटा? संक्रमण धातु किसे बोलते हैं बेटा, संक्रमण धातु? डी ब्लॉक यूरेनियम ठोस। हाँ, यूरेनियम पे हो सकता है। जो संक्रमण धातुएं होती है बेटा, वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा, इधर इस तरफ क्या होता है, ये एस ब्लॉक होता है, बीच में यहाँ 10 लाइनें ऐसी खींची होती है पीरियोडिक टेबल में, इधर 6 लाइनें होती हैं, है ना? तो यदि हम देखेंगे तो ये एस ब्लॉक था, इधर की तरफ एस ब्लॉक, यहाँ बीच में ये डी ब्लॉक है, ये है पूरा डी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक होता है पीरियोडिक टेबल में, और ये होता है पी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक यहाँ नीचे होता है। ये चीजें याद रखने हैं। तो जितने डी ब्लॉक के तत्व हैं बेटा, ये जो डी ब्लॉक के तत्व, इनको हम संक्रमण धातु कह सकते हैं। ठीक है ना? ये संक्रमण तत्व है, और इनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व, है ना? इनमें जो धातु के रूप में होगा, उसको हम बोलेंगे संक्रमण धातु। तो संक्रमण धातुएं यहाँ पर है, जैसे Fe है, निकिल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है। ठीक है ना? आयरन हो गया बेटा, जिसको Fe कह सकते हैं, आयरन। ठीक है? यहाँ निकिल है, Na को निकिल बोलते हैं, Pt को प्लेटिनम बोलते हैं, पैलेडियम बोलते हैं। ठीक है ना? ये संक्रमण धातुएं। ठीक है ना? और जो संक्रमण धातुएं हैं, इनके द्वारा क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैसों का क्या किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है। देखो, चारकोल के द्वारा तो जहरीली गैस है, और जो संक्रमण धातुएं हैं, जैसे Fe हुआ, निकल हुआ, पैलेडियम हुआ, प्लेटिनम हुआ, इनके द्वारा क्या किया जाता है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन गैसों का अधिशोषण किया जाता है। ठीक है ना? इन गैसों का क्या किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है?
और देखो ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जी कि जो ठोस हमने लिए, जैसे मान लीजिए सपोज हमने इस समय निकिल लेते हैं। क्या लेते हैं? निकिल। जब बार-बार सुनोगे तो कुछ नाम ऐसे याद हो जाएंगे, है ना? बार-बार सुनने से याद हो जाते हैं। जैसे निकिल लिया हमने, निकिल लिया या प्लेटिनम लेते हैं, संक्रमण धातु है, या पैलेडियम लेते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं? आयरन ले सकते हैं, आयरन Fe। ठीक है ना? अब कह रहा है कि इनकी सतह पर क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन का अधिशोषण हुआ, है ना? तो कौन-कौन से कारक हैं जो इन जिस पर ये निर्भर करेगा इनका अधिशोषण? इनका इस पर अधिशोषण निर्भर करेगा, वैसे कौन-कौन से कारक? तो पहला कारक है गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ द गैस, कि जो गैस है ये नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या फिर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। इन गैसों की प्रकृति हमें पहले ये तो है ही हमारे पास, जो जो हमारे पास जैसे सॉलिड है, जैसे निकिल है, पैलेडियम्स है, प्लेटिनम्स है, आयरन है ना? ये तो है ही, ये संक्रमण तत्व तो है ही, जिन पर ये अधिशोषक तो है ही हमारे पास। ये अधिशोषक की जो प्रकृति है, ये जो गैस है, इनकी प्रकृति कैसी? ठीक है ना? तो इनकी प्रकृति हमने नियम क्या पढ़े थे अभी तक? नियम पढ़ा था कि जो सरलता से द्रवित होने वाली जो गैसें होंगी, जो सर आसानी से क्या होती हैं? द्रवित हो जाती हैं। ठीक है ना? उनका अधिशोषण ज़्यादा होगा। ठीक है ना? जैसे ये कहता है कि जो सरलता से द्रवित होने वाली गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, क्लोरीन हो गया, आदि का अधिशोषण क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि ये सरलता से क्या होती हैं? द्रवित होती हैं। ठीक है ना? जो स्थायी गैसें हैं, जैसे देखो, स्थायी गैसें जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन आदि का अधिशोषण कम होता है। क्यों? क्योंकि सरलता से द्रवित नहीं होती। ठीक है ना? और ये कहता है कि जिन गैसों का क्रांतिक ताप उच्च होता है, वे सरलता से द्रवित होते हैं। यानी कि जिनका क्रांतिक ताप क्या होगा? अधिक होगा, वो आसानी से क्या होंगे? द्रवित हो जाएंगे। एक नियम इसको देख लो, क्रांतिक ताप ज्यादा हुआ तो द्रवित जल्दी हो जाएंगे, द्रवित जल्दी हो जाएंगे तो अवशोषण ज्यादा होगा। यही तो हुआ। देखो यहाँ एक नियम बन रहा है इसमें। तो नियम किस प्रकार से बन रहा है? हमने कहा क्रांतिक ताप ज्यादा है। क्या है बेटा? क्रांतिक ताप क्या है? अधिक है। यदि क्रांतिक ताप अधिक, तो जब क्रांतिक ताप अधिक होता है तो समझ लेना कि वो आसानी से द्रवित हो रहे हैं, सरलता से क्या हो रही है? द्रवित हो रहे हैं। और जो सरलता से द्रवित होते हैं वो अवशोषित जल्दी होते हैं, उनमें क्या होगा? अवशोषण में वृद्धि होगी। तो इस क्रांतिक ताप से कितना अच्छा रिलेशन है? क्रांतिक ताप अधिक हुआ, वो आसानी से क्या हो जाएंगे? द्रवित हो जाएंगे, और जो द्रवित होते हैं उनका अवशोषण ज्यादा होता है। ठीक है? तो ये देखो बेटे, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसको ये बहुत अच्छा बन रहा है। क्रांतिक ताप में वृद्धि, अवशोषण में वृद्धि, सरलता से द्रवित होने की क्षमता में वृद्धि, अवशोषण में वृद्धि। क्रांतिक ताप में वृद्धि तो ये क्या होगा? सरलता से द्रवित होने की में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना? और उसमें क्या होगा? अवशोषण लिखा हुआ बेटा इसमें। ये है अधिशोषण। थोड़ी सी गलती हो रही है। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? अधिशोषण। अधिशोषण, अवशोषण ही लिखा हुआ, लेकिन ये है अधिशोषण। ठीक है ना? यहाँ पर अधिशोषण कर लेना इसको। ठीक है ना? अधिशोषण में वृद्धि, यहाँ पर भी क्या होगी? अधिशोषण में वृद्धि। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये गैस की प्रकृति हो गई। उसके बाद देखो बेटा, दूसरा है अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक कौन है? अब इस समय देखो, जो हमारे पास Fe था, अभी तक तो जो हमारे पास गैस थी हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये स्थायी गैस है ना? इनका अधिशोषण कम होता है ना? यहाँ पर देखेंगे तो अभी कह रहा है अधिशोषक। अधिशोषक कौन है? Fe होगा, निकिल होगा, प्लेटिनम होगा, पैलेडियम होगा, है ना? इसको पैलेडियम बोलते हैं, प्लेटिनम बोलते हैं, निकिल बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, है ना? अब इनका देखना है, देखो, अधिशोषक की प्रकृति तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल।
दो चीजें हमें देखनी, ठीक है ना, अधिशोषक की प्रकृति और पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है। तो इनमें क्या होगा, ये क्या कहता है कि ये कहता है कि देखो कि जो समान ताप है, मान लीजिए समान ताप का मतलब हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया है ना, समानता पर एक ही गैस, मान लीजिए क्या करते हैं, एक ही गैस हमने लिया हाइड्रोजन, ठीक है ना, भिन्न भिन्न ठोसों पर भिन्न भिन्न मात्रा में अधिशोषित होती है। ये अवशोषित क्यों कर रहा होगा, ठीक है ना, अधिशोषित होती है। यानी कि देखो यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा अलग थी, यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा अलग थी, यहाँ पर क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा अलग होगी, यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा अलग अलग होगी। इसका कारण क्या है, ये कहता है कि इसका कारण ये है कि अधिशोषण अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इनकी प्रकृति अलग अलग है, इसकी प्रकृति अलग है, इसकी प्रकृति अलग है, इसकी प्रकृति अलग है। कि समानता पर हमने हाइड्रोजन को देखा, इनमें अलग अलग मात्रा अधिशोषित हो रही है, इसमें अलग मात्रा अधिशोषित हो रही है, इसमें अलग मात्रा हाइड्रोजन के अधिशोषित हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होगा, इनकी अधिशोषण की मात्रा भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। तो उसके कारण ये है कि Fe की प्रकृति अलग है, निकेल की प्रकृति अलग है, प्लेटिनम की प्रकृति अलग है, पैलेडियम की प्रकृति अलग है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को यदि देखते हैं तो ये कहता है कि देखो कठोर और रंध्रहीन पदार्थों, एक तो कठोर है और दूसरा इसमें कोई रंध्र नहीं है, छिद्र नहीं है, है ना। ये कहता है कठोर तथा रंध्रहीन पदार्थों की अपेक्षा रंध्र युक्त और बारीक पदार्थ जो चूर्ण के रूप में होंगे, है ना, जैसे माना उदाहरण दे रहा है, चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, रैने निकिल हो गया, अति सूक्ष्म विभाजित धातु हो गए, है ना, में अधिक अधिशोषण होता है। ये कहता है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक कठोर भाग लिया, कठोर Fe लिया और इसमें कोई छिद्र भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कम अधिशोषण होगा, क्या होगा, कम अधिशोषण होगा। लेकिन जैसे चारकोल हो गया, ठीक है ना, बारीक चूर्ण के रूप में हो गया, निकल, इनमें क्या होगा, अधिक अधिशोषण होगा, ठीक है ना, इनमें क्या होगा, अधिक अधिशोषण होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है में इस अवस्था में, देखो इस अवस्था में अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिससे अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। सिंपल यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यदि अधिशोषक का क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बनेगा, जब वो चूर्ण के रूप में होगा, टुकड़ों के रूप में होगा, उससे क्या होगा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा और उसमें अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी। देखो बेटे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है कि जो गैस मास्क, एक गैस मास्क भी होता है, मास्क तो सिंपल मास्क होते हैं, लेकिन एक गैस मास्क होता है। गैस मास्क में क्या होता है, चारकोल का बारीक चूर्ण में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, जो गैस मास्क होता है, वो जो चारकोल होता है उसका बारीक चूर्ण उसमें प्रयोग में लाया जाता है। तो उसका कारण क्या होता है कि वो जो जहरीली गैसें होती हैं वो अवशोषित हो जाती है, जहरीली गैस क्या हो जाती, अवशोषित हो जाती है, ठीक है ना। और ये कहता है, देखो बेटा एक लाइन और लिखता है कि विभिन्न धातुओं अधिशोषण क्षमता बारीक चूर्ण के रूप में क्या होती है, देखो इस प्रकार से बढ़ती, देखो जैसे कोलाइड कह रहा है पैलेडियम्स ग्रेटर देन पैलेडियम्स है, पैलेडियम्स शुरू कर रखा है, प्लेटिनम्स Au निकिल, ठीक है ना। और विशिष्ट क्षेत्रफल क्या कहता है, विशिष्ट क्षेत्रफल अधिशोषकों के प्रति ग्राम पृष्ठ क्षेत्रफल पर विशिष्ट क्षेत्रफल कहा जाता है, यानी कि जो प्रति ग्राम पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा था अधिशोषक की प्रकृति कैसे होगी, है ना, इस पर निर्भर करेगा। अब यदि हम देखेंगे दाब का प्रभाव, ठीक है ना, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि हम दाब का प्रभाव देखेंगे तो दाब का क्या प्रभाव होगा, ये कहता है देखो स्थिर ताप पर, जो ताप स्थिर है, ठीक है ना, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, गैसों का अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होगी। जितना हम दाब बढ़ाएंगे अधिशोषण की मात्रा गैसों में वृद्धि होगी, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, निम्न ताप पर, देखो निम्न ताप पर दाब बढ़ाने पर गैसों का अधिशोषण
मात्रा तेजी से क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यदि हमने क्या किया, ताप बढ़ा दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगी, है ना। यानी कि ये क्या कहता है कि ताप बढ़ाने पर यह क्रम लागू नहीं होता है, ठीक है। उस कंडीशंस में क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। यस फिर सर। हाँ, ये क्या नाम है इसका, दीक्षा रावत, आया बेटा समझ में। दीक्षा रावत आया बेटा समझ में। यस नो, कुछ नहीं, हो गई। केशव, केशव समझ में आया बेटा। जी सर। दीक्षण ने कुछ जवाब दिया। सर एक बार फिर से बता दो। ये सो गई थी तब तक। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। देखो, ये है ना, अधिशोषण का मतलब होगा, ये ठोस है, हमने Fe लिया, आयरन लिया, और इसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का अधिशोषण कैसे होगा, है ना। तो इस पर हम देख रहे हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने यहाँ दबाव डाला, ठीक है ना। ये देखो, ये कह रहा है कि स्थिर ताप दाब वृद्धि करने पर गैसों का अधिशोषण बढ़ेगा। देखो, दाब बढ़ाएंगे तो गैसों का अधिशोषण होगा, यानी कि ये ज्यादा अवशोषित हो जाएंगे। यहाँ देखो, इस प्रकार से अधिशोषित हो जाएंगे। इसके चारों ओर जितना दाब बढ़ाओगे उतने अधिशोषण ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। कम ताप पर यदि हम ताप कम रखेंगे, हमने ताप को क्या किया, कम किया, तो उसमें भी क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा। कम ताप पर यदि हम दाब बढ़ाते तो अधिशोषण बढ़ेगा। लेकिन यदि हमने क्या किया, ताप बढ़ा दिया, ताप ज्यादा कर दिया, ठीक है ना, ताप को हमने बढ़ा दिया, तो ऐसी दशा में क्या होगा, इनका अधिशोषण कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, उसके बाद है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव किस प्रकार से होता है ना। देखो, ये जो ले चेटेलियर प्रिंसिपल है या ला सातेलिया का नियम है, ये बहुत परेशान करेगा, ये विरोधी है। इसको हम विरोधी कह सकते हैं, है ना। विरोधी मतलब वैसे कह रहे हैं, है ना, ये विरोध करता है हर चीज का। दाब बढ़ाएंगे, ठीक है ना, वो प्रभाव कम हो जाए, उसका प्रभाव, उसका विरोध करता है। ताप बढ़ाएंगे, उसका विरोध करता है ना। इस प्रकार से ये विरोधी है ना, यहाँ पर ला सातेलिया का। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो बेटा, यदि हम ताप प्रभाव का प्रभाव देखेंगे, तो हमें पता है अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है। जो अधिशोषण होता है वो कैसी प्रक्रिया, देखो, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया बेटा, अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है, उष्माक्षेपी। बिल्कुल ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, है ना। देखो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना। जैसे अधिशोषण हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ इस पे जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो उससे ऊष्मा निकलेगी, ये मतलब हुआ इसका। इसके सतह पर आएगा तो ऊष्मा निकलेगी, है ना। अधिशोषण हुआ तो ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा निकलेगी तो देखो वो क्या कहता है, देखो ये ऊष्मा अधिशोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और जिसमें क्या होगा, निम्न साम्य होता है। देखो, गैस हो गया अधिशोष्य, ठोस हो गया अधिशोषक, इन दोनों को मिलने का क्या होगा, अधिशोषण बटे विशोषण। अधिशोषण का मतलब हो गया जमना, और विशोषण हो गया निकलना, आपस में इनका हटना। तो अधिशोषण क्या होगा, इसमें ऊष्मा निकलेगी, और जब ये होगा तो उसमें ऊष्मा चाहिए, विशोषण के लिए ऊष्मा चाहिए, ठीक है ना। तो विशोषण होता है प्रोपोर्शनल, बटे में विपरीत, और अधिशोषण होता है समानुपाती का, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, साम्य में दो विपरीत प्रक्रम होते हैं। पहला प्रक्रम क्या है, देखो, संगनन या अधिशोषण, ठीक है ना। संगनन भी कह सकते हैं उसको, या अधिशोषण भी कह सकते हैं। अधिशोषण, गैस का ठोस की सतह पर, जो गैस है, मान लीजिए कोई गैस है और ये ठोस है, उसकी सतह पर क्या हो रहा है,
गैस संघनित हो रही है। संघनित देखा होगा आप लोगों ने। आप लोग फ्रिज से पानी की बोतल निकालते बेटा, तो थोड़ी देर बाहर रखो आजकल गर्मी में, तो उसके चारों ओर पानी की बूंदें जमा हो जाती, अधिशोषित हो जाती। क्यों हुआ? क्यों हुआ बेटा? अधिशोषण कैसी है? ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। यहाँ ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा क्या हो रही है, जैसे वो जुड़ रही है तो उसकी ऊष्मा कहाँ से निकल रही है, तो वो कौन अवशोषित कर दे रही है, ये ठंडा है ना। तो ये कहता है देखो, संघनन या अधिशोषण गैस का ठोस की सतह पर होना, और दूसरा वाष्पन। ये देखो अधिशोषण क्या हुआ, गैस का ठोस की सतह पर जमा होना, है ना। और वाष्पन और विशोषण, ये क्या होता है, ठोस की सतह से गैस को अणुओं का निकलना, ठीक है ना। ठोस की सतह से गैस के अणुओं का निकलना, इसमें निकलना विशोषण, और इसमें जमा होना, ठीक है ना। तो ये कहता है देखो, संघनन या अधिशोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, जब वाष्पन प्रक्रिया एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। वाष्प, ये विशोषण क्या है, ऊष्माक्षेपी, और ये क्या है, ऊष्मा शोषी। विशोषण क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ला शेतिले का नियम हम कह सकते हैं, देखो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा, घटेगा। और ताप घटाएंगे, ताप घटाएंगे, देखो ना, आपने यहाँ पर क्या लिया, एक बोतल बाहर पानी रखी हुई है और एक फ्रिज से लाई, एक कहां से लाई, फ्रिज से। दोनों में पानी भरा हुआ था, फ्रिज का पानी ठंडा था, ये है ना। तो यहाँ पर देखो अधिशोषण किस में ज्यादा होगा, इन दोनों में से, बताओ बेटा। फ्रिज के पानी में। फ्रिज के पानी में, क्यों? क्योंकि इसका ताप क्या है, कम है। देखो यहाँ कह रहे हैं ना, देखो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा, इसका ताप ज्यादा था इसलिए इसमें अधिशोषण कम हुआ, लेकिन ताप कम करने पर क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा, इसमें अधिशोषण ज्यादा होगा। याद रहेगा, हमने फ्रिज की बोतल निकाली, उसमें क्या हुआ, अधिशोषण ज्यादा हुआ, कारण क्या है, वहां ताप कम था। ताप कम होने पर क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा। ताप अधिक होने पर क्या होगा, अधिशोषण कम होगा। हुआ ही नहीं, इसमें पानी के अणु उसमें क्या होने हुए, अधिशोषित ही नहीं हुए। तो ये उदाहरण है इसका, ठीक है ना। जबकि क्या होगा, देखो कम ताप कम करने पर यह बढ़ेगा, ताप यदि कम करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब नया टॉपिक है बेटे, आइसोथर्म है समतापी, ठीक है ना। अधिशोषण समतापी, ठीक है ना। समतापी समझ सकते होंगे आप लोग, जिसमें ताप क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं समतापी, आइसोथर्मल, आइसोथर्म्स, ठीक है ना। एडजस्टर। अब ये देखो, ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार कहते हैं कि ये कहता है कि अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर करती है। ये तो हमें पता भी है, पहले से जानते हैं। किस प्रकार निर्भर है बेटा, दाब पर, कौन बताएगा, दीक्षा का अनुमान बताओ बेटा, दाब पर किस प्रकार निर्भर है। आशीष, दाब पर किस प्रकार निर्भर है अधिशोषण, बताओ बेटा। संदीप, आंचल, किसी को नहीं मालूम, इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। और किसी को मालूम बेटा, रीमा। दाब बढ़ाने पर हाँ बोल बोल। अधिशोषण बढ़ता है। दाब बिल, बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। बिल्कुल, अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है घटता है,
बढ़ता है। बिल्कुल, ये देखो बेटा, है ना? यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक हमने कई बार पढ़ लिया। ये कहता है कि अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर करती है। दाब कैसे? यदि हम दाब बढ़ाएँगे और यहाँ पर हमने क्या किया? मान लीजिए हमने निकल लिया Ni, ठीक है ना? और इस निकल को हमने निकल एक ठोस पदार्थ है और इस पर हमने क्या किया? हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन है। और इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे बेटा? इस हाइड्रोजन पर हम जब दबाव डालेंगे, देखो यहाँ पिस्टन लेकर गए, ऐसे पिस्टन लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना? इस पिस्टन को जब हम क्या करेंगे? यहाँ पर दबाव डालेंगे इसमें, तो ये क्या होगा? इस पर अधिशोषित हो जाएगी, इस पर ज़्यादा चिपकेगा। ये अधिशोषण प्रक्रिया है, ये याद रखना कि जैसे हम दाब बढ़ाएँगे, तो उससे क्या होगा? अधिशोषण बढ़ेगा और दाब घटाएँगे तो अधिशोषण कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण कह रहा है कि जो अधिशोषण की जो मात्रा है, वो दाब पर निर्भर करेगी। दाब बढ़ाएँगे तो अधिशोषण बढ़ेगा। ठीक है ना? दूसरा ये कहता है कि देखो, स्थिर ताप। स्थिर ताप का मतलब समतापी। ताप को स्थिर कर दिया है। ठीक है ना? स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा, जो इसमें क्या होगा? हमने ताप को स्थिर किया और उस समय जो अधिशोषित क्या होगी? गैस की मात्रा होगी और जो साम्य अवस्था पर गैस के दाब के मध्य संबंध जो है, संबंध क्या कहलाएगा? अधिशोषण समतापी कहलाता है। यहाँ 2 चीजें ध्यान रखना है। एक तो हमने ताप को क्या किया? स्थिर किया। ताप को क्या किया? स्थिर किया। जब 25 डिग्री होगा या 30 डिग्री हमने कर लिया, मान लीजिए, या 21 डिग्री कर लिया, 21 डिग्री सेल्सियस, है ना? हमने ताप को स्थिर कर लिया। और फिर कहता है कि जो अधिशोषित गैस की मात्रा है, नंबर 1, और साम्य अवस्था पर गैस के दाब, यानी कि जो साम्य अवस्था होगी, साम्य अवस्था कैसे होगा? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये हमने कोई ठोस लिया, ठीक है ना? और इसमें क्या किया? कोई गैस गैस हमने क्या किया? अधिशोषित करवाई। इनके बीच साम्य अवस्था आ गई, ठीक है ना? ये ठोस गैस बना दी इसने, ठोस गैस ये आपस में चिपक गए, है ना? इस प्रकार से हो गया। तो ये क्या कहता है देखो, कि अधिशोषित जो गैस है, ये अधिशोषित जो गैस है, इसकी मात्रा, और दूसरा कहता है कि साम्य अवस्था पर गैस के दाब, जो साम्य अवस्था पर क्या होगा? गैस के साम्य अवस्था पर गैस के दाब, इनके जो मध्य होगा, ये तो क्या होगा? गैस की जो मात्रा है, अधिशोषित मात्रा, है ना? अधिशोषित गैस की मात्रा, यहाँ पर अधिशोषित कर लेना, अधिशोषित गैस की मात्रा और किसके बीच साम्य आ जाता है? देखो, साम्य अवस्था पर गैस के दाब, हमने गैस का दाब यहाँ पर ले लिया, है ना? इनके मध्य का संबंध जो है क्या कहलाएगा? अधिशोषण समतापी कहलाएगा। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा? तो इसकी डेफिनेशन ये होगा बेटा, स्थिर ताप पर अशोषित गैस की मात्रा और साम्य अवस्था पर गैस के दाब के मध्य संबंध को हम क्या कह सकते हैं? अधिशोषण समतापी कहलाता है। ठीक है ना? इसी को हम क्या कहेंगे? अधिशोषण समतापी कहते हैं। ठीक है ना बेटा? इसको क्या बोलेंगे? अधिशोषण समतापी। अब इसमें क्या कहता है देखो, अधिशोषण की जो मात्रा है, सामान्यतः किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? x अपॉन m के द्वारा। तो x अपॉन m के द्वारा प्रदर्शित होती है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? x अपॉन m। ठीक है ना? x क्या है? अधिशोषक की मात्रा, और m क्या है? अधिशोषक की मात्रा। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ये इस टाइप से आ जाएगा कि x अपॉन m के रूप में हम इसको मान लेंगे। ठीक है ना? और x अपॉन m के रूप में हम इसे कहेंगे समतापी, अधिशोषण समतापी। अब देखो, ये क्या है? x अपॉन m क्या हुआ? ये जो x अपॉन m है, ये क्या है बेटा? अधिशोषित गैस की मात्रा है। इसको हम कह सकते हैं अधिशोषित गैस की मात्रा।
थोड़ा 1 मिनट देना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो जो x अपॉन m है, ये क्या है? अधिशोषित गैस की मात्रा। अधिशोषित गैस की मात्रा ये है बेटा, ये अधिशोषित गैस की मात्रा है। कौन से? x अपॉन, ठीक है ना? और इसका मान क्या होगा? यदि x अपॉन m का मान जो होगा, यदि हम p को बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, तो इसका क्या होगा? अधिशोषण भी बढ़ेगा। ठीक है ना? दाब बढ़ाने पर क्या होगा? p का मान भी क्या होगा? यदि हम x अपॉन m का मान दाब बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। यदि हम x अपॉन m का मान क्या होगा? दाब बढ़ाने पर क्या होगा? x अपॉन m का मान भी बढ़ेगा। यदि हम क्या करते हैं? दाब बढ़ाते हैं, ये p दाब बढ़ाते हैं, तो x अपॉन m का मान भी बढ़ेगा। ये थोड़ा वो है, प्रैक्टिकल के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर ये कहता है कि स्थिर ताप पर अधिशोषित, ठीक है ना, अधिशोषित गैस के ताप P और अधिशोषित गैस की मात्रा m कहलाती है ना। और देखो ये कहता है m अपॉन m के बीच संबंध है, तो इसको कह सकते हैं कि यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो x अपॉन m का मान भी बढ़ेगा। x अपॉन m का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक।